तो अभी तक जो क्लासेस रही है हमारी, उन सभी क्लासेस के अंतर्गत हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं उसके बारे में मैं आपको वापस पुनः बता देता हूं कि हमने मानव अधिवास के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था कि मानव अधिवास क्या होता है। तो अधिवास क्या होता है और इसे हम बस्ती भी कह सकते हैं। तो मानव भूगोल की एक शाखा है जिसे हम बस्ती भूगोल के नाम से जानते हैं, उसी का ये कंटेंट है। तो एक बस्ती के अंतर्गत हम कई चीजें देखते हैं। जनसंख्या होती है, मार्ग होते हैं, कुछ भंडारण के स्थान होते हैं, कुछ सांस्कृतिक केंद्र होते हैं जैसे कि शिक्षालय, कॉलेज, कुछ क्लब हो सकते हैं, मंदिर मस्जिद हो सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेजी मिलकर एक मानव अधिवास के क्षेत्र बताते हैं। फिर हमने मानवीय बस्तियों का जो अध्ययन प्रारंभ किया, उसमें हमने कई चीजों के बारे में अध्ययन किया। उसमें से कुछ ऐसी चीज थी कि हमने देखा कि बस्तियों के प्रकार कितने हैं। तो प्रकार के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार उनके देखे, कुछ सघन, कुछ एकाकी, कुछ प्रकीर्ण। तो ये प्रकार है। प्रतिरूप के बारे में बात करते हैं कि उसके कुछ प्रतिरूप ही होते हैं, उसके पैटर्न होते हैं। उसकी स्थिति कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, पहाड़ पर है, मैदान पर है या जंगल में है। उस बस्ती का आकार कितना है, कितने लोग उस बस्ती में निवास करते हैं, क्या कारण है कि बस्ती बसाई जाती है। क्या सामाजिक कारक है, या कुछ धार्मिक कारक है, या कुछ राजनीतिक कारक है। इन बस्तियों के कार्य क्या होते हैं, बस्ती में रहने वाले लोग क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार के कार्य करते हैं, इन बस्तियों का विकास कैसे हुआ, किस अवस्थाओं से गुजरते हुए, किन स्टेज जो है उनमें से चलते हुए इन्होंने अपना विकास किया। तो इस प्रकार से हमने बस्तियों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया। तो स्थिति के आधार पर हमने बांटा कि कुछ बस्तियां पठारी भी हो सकती है, कुछ मैदानी भी हो सकती है, कुछ समुद्र तटीय हो सकती है, कुछ वन प्रदेशी हो सकती है और कुछ मरुस्थलीय हो सकती है। तो हमने उनका एक विभाजन प्रस्तुत किया। फिर घरों के बीच की जो दूरियां हैं उसके आधार पर हमने उसे विभाजित किया कि कुछ सघन हो सकती है, कॉम्पैक्ट या क्लस्टर्ड, कुछ बिखरी हुई हो सकती है जिसको डिस्पर्ड या फिर हम स्कैटर्ड भी कह सकते हैं, और कुछ एकाकी हो सकती है यानी आइसोलेटेड भी हो सकती है। तो हमने घरों के बीच की दूरी के आधार पर वर्गीकरण किया। समय के आधार पर जो वर्गीकरण है वो है कि बस्तियां अस्थाई और स्थायी या मौसमी, सीजनल भी हो सकती है। अस्थायी कौन बनाते हैं, जिन्हें उस स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहना, जैसे कि जो चरवाहे वाली जितने भी जो जनजातियां हैं उनको चारा जहां पर मिलेगा तो वो अस्थायी झोपड़ी बनाएंगे। जैसे कि हमने अरब के बद्दुओं को देखा या किर्गिस्तान की कुछ जनजातियों को देखा, ठीक है। तो वो अपना अस्थायी मकान बनाते हैं, पिग्मीज भी अपना अस्थायी स्थान बनाते हैं। इसी प्रकार से स्थायी, स्थायी यानी हमें तो वही इसी स्थान पर रहता है। एस्किमो अब कहाँ जाएंगे, जहां कहीं पर भी जाएंगे उसे बर्फ ही मिलेगी। तो उन्होंने अपना स्थायी आवास बना दिया, हमने भी अपना अस्थायी आवास बना दिया। आपका मकान कितना पुराना है तो आप कहोगे कि ये तो 500 600 वर्ष पुराना है, क्योंकि हम एक ही स्थान पर बैठे। कुछ हो सकती है बस्तियां मौसमी, सीजनल, जो ऋतु प्रवास करते हैं, यानी जो ट्रांसहुमेंस होते हैं और उन्हें मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलना होता है। तो वो जो बस्तियां होती है वो सीजनल कहलाती है। बारिश का समय आया, मैदानों में आ गए, मैदानों में सूखने लग गई घास, बारिश का मौसम खत्म हुआ, पहाड़ों पर चले गए। तो इस प्रकार से सीजनल हो सकती है। फिर व्यवसायों के आधार पर भी हम वस्तु को बांट सकते हैं कि उस बस्ती के कार्य किस प्रकार की है। तो कुछ ग्रामीण बस्तियां हो सकती है, कुछ शहरी हो सकती है, कुछ उद्योगों में लगी हुई बस्तियां, कुछ अन्य व्यापार में करी हुई लगी हुई बस्तियां। तो हमने अलग अलग प्रकार से उसको, अब हम कहे कि बस्तियों को क्या आकृति के आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो जब हम बस्तियों को आकृति के आधार पर बांटते हैं, शेप के आधार पर, तो हम उसके पैटर्न्स की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे कि आपकी जो बुक है, ठीक है, मेरे पास जो किताब है बहुत सारे राइटर्स की है,
जैसे कि आपके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ एस डी कौशिक की आप किताब ले लें। एस डी कौशिक की जो रस्तों की पब्लिकेशंस या अन्य किसी पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, तो उस किताब के अनुसार आपके 12 शेप बस्तियों के नजर आते हैं। तो हमने कल की जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने देखा कि रेखीय प्रतिरूप यानी लीनियर पैटर्न जिसमें बस्तियां पंक्तियों में बनाई जाती है, वृत्ताकार प्रतिरूप सर्कुलर पैटर्न जिसमें बस्तियां या बस्ती के जो घर होते हैं एक वृत्त के अनुसार बसे रहते हैं। कहाँ नजर आता है कि झील के किनारे इस प्रकार की बस्तियां नजर आती है। और ये प्रतिरूप रेडियल पैटर्न, तो बस्ती के केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले मार्गों पर बसे रहते हैं, यानी कोई पहाड़ है और पहाड़ से सारे रास्ते, या मंदिर है, मंदिर से गांव के सारे रास्ते बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर जो पैटर्न बस्तियों का तैयार होता है उसे अरिय कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुजाकार हो सकते हैं, ब्लॉक पैटर्न हो सकता है, चेकर बोर्ड पैटर्न हो सकता है, तीर प्रतिरूप एरो पैटर्न, स्टार पैटर्न, मधुमक्खी का छत्ता प्रतिरूप बीहाइव पैटर्न, टेरेस पैटर्न, पंखा पैटर्न। तो पैटर्न्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सभी पैटर्न्स की हमने बात की। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। और प्रकार प्रकार में हम क्या देखते हैं कि उन मकानों के बीच की दूरियां कितनी, तो वो कहलाते हैं हमारे प्रकार। अगर हम प्रतिरूप की बात करते हैं, प्रतिरूप के अंतर्गत हम बात करते हैं कि वह बस्ती की आकृति किस प्रकार की है। काफी ऊंचाई से अगर उस बस्ती को देखे तो बस्तियां किस प्रकार से दिखाई देती। तो ये तो था एक सामान्य सा वर्गीकरण। अब इस बस्तियों के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, हमें दो भागों में से डिवाइड करना पड़ता है, एक ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां। क्योंकि शहरों में घरों के बीच की जो आकृति है, अगर हम देखें कि जितने भी जो शहर है उस शहर में घरों के बीच की जो दूरी है वो अलग प्रकार की नजर आएगी। अलग प्रकार की कैसे नजर आएगी कि वहां पर तो मकान है एक दूसरे से सटकर बनाए जाएंगे, और गांवों के अंतर्गत देखेंगे तो बीच में मकान है और मकान के चारों तरफ आप देखेंगे तो वहां पर आपको गैप मिलेगा। आप इस प्रकार से देख सकते हैं अमूमन जितने भी जो घर हैं आपके, वो इस प्रकार से, आपके घर की बाउंड्री इतनी है, आपने बीचों बीच अपना मकान बना रखा है। यहाँ पर कुछ स्थान पशुओं के लिए, यहाँ पर एक मेहमानों के लिए बना दिया, यहाँ पर कुछ सब्जियां लगा दी। तो आपने अलग अलग तरीके से अपने मकान को कई हिस्सों के अंतर्गत आपने डिवाइड कर दी। तो ये जो स्थिति होती है ये गांवों में पाई जाती है। लेकिन अगर शहरों की स्थिति बात करें तो यहाँ पर तो एक मकान बना हुआ, लेकिन शहरों में यहाँ पर 15-20 मकान बने हुए देखने को मिलेंगे, और सबकी दीवारें एक दूसरे से, गाँवों में एक की दीवार दूसरी दीवार से टच नहीं होती, बीच में गैप। शहरों में एक दीवार से दूसरी दीवार आपको टच होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो फर्क है ग्रामीण बस्तियों में नगरीय बस्तियों में, आपको अलग अलग प्रकार का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। तो आपको डिवाइड करना है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने हैं, तो भी आपको उसको 4-5 भागों में बांट सकते हैं। देख कह सकते हैं कुछ कॉम्पैक्ट होगी, कुछ कंपोजिट होगी, और कुछ फ्रेगमेंटेड होगी, और कुछ डिस्पर्ड या स्कैटर्ड होगी। इसको हम वापस साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि बस्तियां कुछ ऐसी होगी जिसमें पास पास मकान होंगे, एक ऐसी बस्ती होगी जिसमें एक बस्ती बिल्कुल पास में है और दूसरी उसकी ही बस्ती का भाग है लेकिन उससे काफी दूर है, जिसे हम कंपोजिट कहेंगे। कुछ फ्रेगमेंटेड होगी, यानी एक ही बस्ती है लेकिन बिखरी हुई आपको पाई जाएगी, किसी मोड़दार रोड के पास पास देखने को मिलेगी। और एक होगी स्कैटर्ड या बिखरी हुई, उसमें किस प्रकार की बस्ती होगी कि जो बस्तियां हैं काफी दूर दूर तक आपको बिखरी हुई दिखाई देगी। तो ये बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप में आप अंतर जान गए होंगे। और जो पैटर्न जो मैंने बताया है, ये पैटर्न जो है वो आपको दोनों ही, यानी ग्रामीण बस्तियों और शहरी बस्तियों में दोनों में ही इस प्रकार के पैटर्न्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब बस्तियां बसाई क्यों जाती है, तो ग्रामीण बस्तियों में बसाने के पीछे उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य क्या होता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें बस्ती बसाने के लिए हम बस्ती क्यों बसाते हैं, तो हमें रहने के लिए स्थान चाहिए, हमें एक विश्राम के लिए स्थान चाहिए, हमें एकांत स्थान चाहिए, हमें धूप से, तापमान से, वर्षा से, सर्दी से हमें रक्षा चाहिए, हमें दूसरे जंतुओं से, चोरों से, शत्रुओं से रक्षा करनी पड़ती है, हमारा सामान
एक जगह पर सुरक्षित रखने के लिए हमें स्थान चाहिए, हमारे पशुओं को, यंत्रों को, सबको एक जगह व्यवस्थित रखने के लिए हमें स्थान कौन है चाहिए। मटी डोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे सामने कई ऐसे कारक होते हैं, तो कारक ये जो होते हैं ये तय करते हैं कि हमारी बस्ती और बस्ती का स्वरूप किस प्रकार का होगा। तो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ये बस्ती बसाने के पीछे कुछ कारक होते हैं। तो कारक कौन कौन से होते हैं? तो कोई भी बस्ती ले लीजिए, तो कोई भी बस्ती हम बसाएंगे तो बस्ती बसाने के पीछे हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जलवायु, क्या वह स्थान हमारे रहने योग्य है या नहीं। फिर जलवायु के अंतर्गत हम दो तत्वों को लेते हैं, एक जो तत्व होता है वो तापमान और दूसरा होता है वर्षा। न तो बहुत ज्यादा वर्षा हो और न ही वहां पर अधिक तापमान अधिक हो और न ही इतना कम हो कि वहां पर आसानी से न रहा जा सकता है। दूसरा होता है भूमि की बनावट। भूमि की बनावट के अंतर्गत हम देखते हैं कि वह स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वहां पर पहाड़ है, पर्वत है या मैदान। तो हम प्रिफर किसको करते हैं? हम मैदान में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम वहां पर आसानी से सुखद जीवन जी सकते हैं। ढाल की दिशा, अब ढाल जो है वो दिशा, अब ढाल की दिशा किस प्रकार से तय करते हैं कि बस्ती किस प्रकार की होगी? देखिएगा, जहां पर जिस तरफ सूर्य का उदय होता है उसी दिशा में आपका मकान, आपकी बस्ती होगी। जैसे कि कोई पहाड़ है, जैसे कि मैं बना देता हूँ कि ये हमारा सूरज है, ठीक है, और यहाँ पर उसके सामने सूर्य, यानी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये आपका ईस्ट है, ठीक है, और कोई पर्वत है। तो कोई भी जो गांव बसेगा उस पर्वत के इस किनारे पर नहीं बसेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि पर्वत के इस तरफ बसेंगे तो सूर्य के दर्शन ही नहीं होंगे, सूर्य की रोशनी हमें पर नहीं गिरेगी। तो हमेशा जो गांव बसेगा वो इस दिशा में बसेगा। तो जिसका ढाल जो है वो सूर्य अभिमुखी, यानी सूर्य अभिमुखी, यानी टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ ही रहेगा। ये हमने देखा, हमने विचार किया और हमने अपने गांव को बसाया। गांव बसाने के लिए जो स्थान है किसने तय किया? हमने तय किया कि हमारा गांव कहाँ होगा। दूसरा, हमारा जो गांव रहेगा, अब गांव जो है वो किस प्रकार से बसेगा, आप देखिएगा, इसका एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। ये आपको अपने गांव पर अप्लाई करना है। जैसे कि ये नदी बह रही है, ठीक है, ये ठीक है। अब जो नदी है वो इस प्रकार से बह रही है, अगर इसकी ए साइड और ये है इसका बी साइड। अब आप अपना गांव किस तरफ बसाओगे, कोई फिक्स है या कुछ देखेंगे आप? किन्हीं कारणों की खोज करेंगे, कुछ प्रश्न दिमाग में आएंगे कि गांव ए तरफ बसाया जाए या बी तरफ? पानी तो दोनों तरफ मिल रहा है। फिर क्या कारण है कि नदी के कुछ गांव नदी के इस ए किनारे की तरफ होते हैं और कुछ गांव जो होते हैं बी किनारे की तरफ होते हैं? कोई कारण नहीं। देखिए, कारण सीधा से इतना है कि भूमि का ढलान किस प्रकार का है, ठीक है। भूमि का जो ढलान होता है वो तय करता है। अगर देखिएगा कि जो ढलान है, अगर ढलान जो है, मुख्यतः जो गांव बसाया जाता है इन जगहों पर बसाया जाता है, जो बीच का जो गैप है मैं बता रहा हूँ, जहां पर नदी नदी का मोड़ होता है। अब नदी का मोड़ होता है, वहां पर गांव बसाने के पीछे क्या तर्क दिया जा सकता है कि जब पानी, अब पानी गांव के चारों तरफ से घूम कर जा रहा है, यानी यहाँ पर पूरे के पूरे ज्यादा से ज्यादा गांव के अधिकांश लोगों को इस पानी का फायदा होगा, ठीक है। अगर मैं गांव को केवल यहीं पर बसा देता, यहाँ पर, तो केवल इतनी ही जगह पर पानी मिलता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने गांव को इस तरह से बसाया है, तो उसके मोड़ पर बसाया है, तो वहां पर मुझे अधिकांश मात्रा में जल की प्राप्त होगी, यानी वो पानी का जो भाग है, जो नदी जो हमें मिल रही है, या हमारे जो सिंचित कुएं जितने भी है, वो नदी पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हम अरावली के क्षेत्र में रहते हैं। तो अरावली की जड़ों में रहने के कारण हमारे जो जल का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? नदियां हैं। तो हमें इतनी जगह पर पानी मिला इंस्टेड ऑफ इतनी जगह। तो गांव जो बसाए जाएंगे वो इस जगह पर बसाए जाएंगे, दोनों दिशा में बसे। अब देखिएगा कि यहाँ पर मैं बसा दूं, लेकिन इस नदी का जो पानी का जो ढाल है वो इस तरफ है, पानी इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर पानी का जो फायदा है इस लोगों को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो गांव को नहीं बसाए। तो ये कुछ कारक होते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने काफी सोच विचार कर हमारे इस गांवों का बसावट
का जो है ध्यान रखा। आप भी अपने गांव से संबंधित इस प्रकार के दृष्टिकोण बात, यानी ढाल की दिशा भी तय करती है, सूर्य का प्रकाश और धूप कितना मिलेगा ये भी किसी गांव की बनावट को तय करती है। उसके बाद जल आपूर्ति, क्या इसी स्थान पर अगर हम बस रहे, अब हम कहते हैं कि गांव बसाया या बस्ती बसाई, देखो बसता क्या है, परिवार की सबसे छोटी इकाई, अगर नहीं, अगर समाज की अगर हम सबसे छोटी इकाई माने तो वो कौन सी होती है, जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो बताए, समाज की सबसे छोटी इकाई करते हैं, और इन विचारों के बाद ही हम हमारी बस्ती को बसाते हैं। तो ये तो थे प्राकृतिक कारक। अब हम आर्थिक कारकों की बात करते हैं कि अगर हम कहीं पर बस्ती बसाते हैं तो वहां पर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कृषि कार्य मिलेगा वहां पर, या वहां पर नदी के अंतर्गत हम मछलियां पकड़ेंगे, या फिर वहां पर कोई पहाड़ी है जिसमें से हम खोद खोद के पत्थरों को निकालेंगे। तो आने वाली पीढ़ियां कैसे सुखद जीवन व्यतीत करेगी, तो हम ये सबसे पहले सोचते हैं। तो गांवों की आकृति क्या होगी, कहाँ स्थिति होगी, कैसे मकान बनेंगे, कैसे इमारतें होगी, इन सभी आर्थिक कारकों का प्रभाव रहता है। कुछ सामाजिक कारक भी होते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है। जैसे कि मुझे अगर कहा जाता है कि मुझे मकान बनाना है और मैं हिंदू धर्म का हूं, तो मैं क्या विचार करूंगा कि मंदिर के पास मेरा मकान हो, मुस्लिम वाले हो कौन कहेंगे कि मस्जिद के पास मेरा मकान हो, या फिर हम शहर को अगर पसंद करना चाहे तो मैं कहूंगा कि वृंदावन और बनारस और काशी में हमारा मकान हो। जो मुस्लिम समाज के होंगे वो कहेंगे मक्का मदीना या अजमेर में मेरा मकान हो। तो धार्मिक कारक जो होते हैं वो बस्ती को प्रभावित करते हैं। फिर कह सकते हैं कि धार्मिक कारक, एक धर्म विशेष के लोग एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो रिचुअल्स है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, वो मिलती जुलती है। अगर एक ही स्थान पर चार परिवार रहते हैं और चारों ही अलग अलग धर्म के हैं, तो वहां पर थोड़ा सा लगता है, एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखा जाता है कि लो, इनके क्या अलग प्रकार के धर्म, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसे कोई रीति रिवाज होते हैं क्या। तो ये तो एक ही समाज के एक ही प्रकार के रीति रिवाज क्यों रखे जाते हैं, तो उसके पीछे यही तर्क दिया जाता है। और यही कारण है कि हर एक समाज के जो लोग होते हैं वो एक ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं। चौधरी चौधरी है वो अपना अलग अलग एक स्थान पसंद कर लेंगे, ब्राह्मण जो है अपना एक अलग स्थान, राजपूत है वो अलग अपना स्थान पसंद कर लेंगे। राजपूत और ब्राह्मण दोनों एक साथ एक ही बस्ती में नहीं रह सकते, ये तय है, ठीक है। मुस्लिम और ब्राह्मण जो है वो एक बस्ती में नहीं रह सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि जो जातीय विभाजन है वो इस प्रकार से शुरुआत लेता है, क्योंकि अब कहते हैं कि जातीय विभाजन, सोशलिज्म में इस प्रकार के टॉपिक आते हैं, बड़े मजेदार टॉपिक रहता है कि हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि भाई एक धर्म या एक जाति विशेष के जो लोग होते हैं वो एक तरफ रहते हैं और दूसरी जाति विशेष से बिल्कुल अलग रहते हैं। और छोटे बड़े का भाव कैसे आता है, तो छोटे बड़े का भाव किस प्रकार से आता है, सबसे पहले तो सत्ता होती है, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो उच्चतम होता है। लेकिन आज के समय में सत्ता मायने नहीं रखते हैं। सबसे पहले उसके रिचुअल्स, उसकी जो परंपरा है वो काफी मायने रखती है। वो किस प्रकार के मायने रखती है कि एक अब एक स्थान पर एक ही धर्म के एक ही जाति के जो लोग रहेंगे वो किस प्रकार से रहते हैं, तो उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जो परंपरा है, उनका जो खान पान रहता है, उनका पहनावा है, सभ्यता और संस्कृति जो है वो एक दूसरे दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो वो अपने यानी उनके विचार मिलते हैं, उनका पहनावा मिलता है, तो वो साथ साथ रहना पसंद करते हैं। अब मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया। अब मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सोशियोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी भी चलता है, कल्चरल ज्योग्राफी भी चलता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वो शब्द आए सभ्यता और संस्कृति। अब सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सभ्यता क्या होनी चाहिए और संस्कृति क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा सभ्यता और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, कभी समय मिले तो मुझे बताइएगा, और सोशियोलॉजी वाले तो बिल्कुल विचार कीजिएगा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क होता है। तो ये कुछ कारक होते हैं जो हमें प्रभावित करता है कि हमारे बस्तियों की बसावट किस प्रकार की। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक कारक और शासन व्यवस्था। अब राजनीतिक कारक और शासन व्यवस्था भी किस प्रकार से बस्तियों को प्रभावित करता है। हम एक छोटे से उदाहरण के तौर पर देखें कि जयपुर शहर ले लीजिए या चंडीगढ़ ले लीजिए या हाउसिंग बोर्ड जो विचार है उसको समझ लीजिए। हाउसिंग बोर्ड का जो कल्चर है वहां पर किसी प्रकार का कोई न तो सामाजिक व्यवस्था काम आती है और न ही वहां पर जाति व्यवस्था काम आती है। क्यों नहीं काम आती है, तो वहां पर लोग जिसके जेब में पैसा है या जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए आवास की एक योजना वहां पर स्थापित की गई।
हाउसिंग बोर्ड में कोई भी 2 मकान आपको एक ही जाति के या एक ही समाज के लोगों के नहीं मिलेंगे। वहां पर कोई ब्राह्मण का वास होता है, न जैनों का वास होता है, न राजपूतों का वास होता है। क्यों? क्योंकि जिसके जेब में पैसा वो घर खरीद सकता है और लॉटरी वाला सिस्टम रहता है। दूसरा कि बसावट जो होती है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो हमने कहा कि जो बसावट होती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में वहाँ के रिचुअल्स, परंपराएं जो होती है या धार्मिक कारक प्रभाव होती है। तो चंडीगढ़ का एक उदाहरण है, चंडीगढ़ जो है जैसे कि मंदिर है तो मंदिर के चारों तरफ हमने अपने चारों तरफ अपने मकान बना दिए। ठीक है, तो ये हमारी परंपरा है कि हम चाहते हैं कि हमें रोज मंदिर जाना है तो क्यों ना हम मंदिर जाने वाले रास्तों पर ही अपने मकान बना देते हैं। सारी की सारी गलियां मंदिर की तरफ जाती हैं, सारी की सारी गलियां किसी सरपंच साहब के घर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि सब बार बार जाना पड़ता है, थोड़ी सी भी घर में समस्या हो गई तो सीधा पहुंच जाते हैं सरपंच साहब, हमारी इस समस्या का समाधान करो। ठीक है, तो ये प्राचीन समय में पहले परंपरा है। आजकल तो सरपंच को कोई पूछते नहीं है, लेकिन एक समय था जो सरपंच जो रहता था या गांव के जो पंच बुजुर्ग होते थे उनसे जरूर राय ली जाती है और वही निपटारा करते थे। तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर चल, जैसे कि हम चंडीगढ़ का उदाहरण देते हैं, तो चंडीगढ़ को जो बढ़ाया, जो बसाया गया है उसकी बसावट जो है वो कह सकते हैं ला काबोर जी, नाम सुना होगा, एकदम स्क्वायर मेथड में उसको बसाया गया है। सारी गलियां जो है क्रॉस में काटती है। जयपुर का भी इसी प्रकार से नाम सुना होगा, विद्याधर भट्ट ने इस प्रकार की जो बसावट के लिए एक प्रारूप तय किया था। एक छोटा सा शहर राजस्थान के अंतर्गत जो भी है वो भी इसी प्रकार से व्यवस्थित बसाया गया है, जिसको नोखा मंडी के नाम से जानते हैं, वो भी इसी प्रकार से व्यवस्थित है। और जितनी भी हाउसिंग बोर्ड की जो सोसाइटीज है उसमें भी आपको इसी प्रकार का जो सिस्टमेटिक, तो यहाँ पर ये हाउसिंग बोर्ड या जो सिस्टमेटिक जो तरीका है, इस सिस्टमेटिक तरीके को किसने प्रभावित किया? ये प्रभावित किया है वहां की शासन व्यवस्था ने, वहां की राजनीति ने तय किया कि जोधपुर के पास एक विवेक विहार नाम की योजना बस बसाई जाएगी और विवेक विहार योजना में इतने रुपए भर दीजिए और आपके नाम का प्लॉट खुलेगा। और प्लॉट खुलने के बाद आप जोधपुर में अपने प्लॉट के कह सकते हैं मालिक बनेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये जो योजना है धीरे धीरे समय में फेल हो जाएगी, वहां पर प्लॉटों की कीमतें भी नहीं रहेगी। लेकिन सरकार ने चूंकि वहां पर योजना बनाई, प्लॉट काटा, इसलिए वहां पर एक बस्ती बस गई। तो उस बस्ती के बसने के पीछे कारक कौन है? सरकार। इसी प्रकार से एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया, लगभग लगभग सभी आप औद्योगिक शहरों में जाओगे तो वहां पर आपको रिको इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा। तो वो एक व्यवस्थित तरीके से आपने वहां पर गांव बसाया। वहां पर जितने भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो या पर्यावरण संबंधी पार्क वगैरह बनाने हो तो पहले से प्लान्ड है। ठीक है, तो प्लांट सिटी आपको देखने को वहां पर मिलेगी। इसी प्रकार से जो शहरों के अंतर्गत कह सकते हैं कि जो कॉलोनियां काटी जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या बनाया जाता है कि प्लॉट प्लॉट के बीचों बीच कह सकते हैं कि व्हाइट या रंगीन कुछ पत्थर गाड़ दिए जाते हैं, नंबर अट्रैक्टिव बना दिए जाते हैं और बीच में सबसे पहले क्या बनाया जाता है? रोड बनाई जाती है। एक रोड होगी, रोड सारी रोडें एक दूसरे को स्क्वायर पर काटेगी। जो रोड जाएगी उसके चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था होगी, फव्वारे लगेंगे। तो ये चीजें क्या है, इसमें हमने अपना दिमाग लगाया। ठीक है, किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया या किसी सरकार ने दिमाग लगाया, किसी मैनेजमेंट ने दिमाग लगाया और वो हमें अट्रैक्टिव करता है। तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक सामाजिक परंपराएं काम में नहीं आती है। तो कहने का अर्थ है कि मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक कारक और कुछ शासन व्यवस्था जो कारक है वो भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कारक आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे कि राजनीतिक जो कारक है वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं। तो ये तो थे आपके विभिन्न जो प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हम किन किन कारकों को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मकानों की स्थिति का एक टॉपिक ले लेते हैं कि मकानों की स्थिति किस प्रकार की। स्लाइड नहीं चलाऊंगा, मैं यहीं पर भी इसको स्पष्ट कर लूंगा। और मेरे सामने जो है कि निर्माण जो सामग्री रहेगी उसके आधार पर हमारा वर्गीकरण किस प्रकार का रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक यही